हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मैस्टिस ट्रीटी के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें मैस्टिस ट्रीटी के, तो ये 1992 में साइन हुआ था, है ना। 1993 में ये स्टार्ट हुआ था, है ना। एंड साथ ही यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर का उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो गया था उस टाइम पे। तो देखो, अगर हम बात करें इसमें क्या क्या हुआ था, तो मॉनेटरी यूनियन आया था जिसमें कॉमन करेंसी स्टार्ट हो गई थी, यूरो, है ना। एंड साथ ही 1993 में कोपेन जो कोपेनहेगन क्राइटेरिया इसमें लेके आए थे, जिसमें देखो बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्टेड किया था, है ना, यूरोपियन यूनियन के अंडर होना। एंड कुछ फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी पे भी था क्राइटेरिया, डेमोक्रेसी था, ह्यूमन राइट्स थे। ओके, एंड साथ ही कोपेनहेगन जो ये कैपिटल है डेजनबर्ग की, है ना। एंड देखो, इसके साथ साथ ना ब्रेग्जिट भी हुआ था। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन और ये एग्जिट, है ना। ब्रिटेन एग्जिट किया था 2016 में। इसके बारे में बात करी थी यूके ने कि रेफरेंडम किया जाना चाहिए। रेफरेंडम एक आप कह सकते हैं कि वोटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब वोटिंग होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना। एंड फिर डिसीजन लिया जाता है। तो 2020 में ना जो यूके था ना उसने एग्जिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो रेफरेंडम था वो इसका अपोजिट में आया था, जिससे ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन को, है ना, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना चाहिए। ओके, अब उसके बारे में अगर हम बात करें तो रीजन क्या था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे ना दो आप कह सकते हैं रीजन निकल के आते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंटरनली न्यू कंट्रीज को ज्वाइन करना था यूरोपियन यूनियन में। क्योंकि देखो उस टाइम पे ना आप दो तीन चीज़ों को अगर ऑब्जर्व कर पाए तो देखते हैं। देखो, जैसे एक कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी हो रहा था, है ना। यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर तो खैर उसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया था, पर तब भी रशिया और यूएसए ये काफ़ी पावरफुल कंट्रीज थे। ओके, एंड इसको देखते हुए कॉम्पिटिटिवनेस भी ज़्यादा था हर एक चीज़ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज ज्वाइन हो सके। और उसके बाद यूरोप यूनियन था ना, उसको इंटीग्रेशन करना था, जिसमें फ्रांस एंड जर्मनी का काफ़ी आप कह सकते हैं कि मेन रोल रहा है। जैसे ईसीएससी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ईसीएससी के बारे में फ्रांस एंड जर्मनी साथ में आए। इनको बोलते हैं यूरोफाइल, जो कि चाहते थे यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सटर्नल, तो फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो जैसे मैंने बात करा कि कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था यूएसए के साथ, रशिया के साथ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ बढ़ते जा रहे थे, है ना। कॉम्पिटिटिवनेस भी ज़्यादा हो रहा था यूएसए। और जो ब्रिटेन था ना उसको हम बोलते हैं यूरोफोल। इसलिए देखो, यूरोफोक बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूरोपियन यूनियन का ना इंटीग्रेशन हो, फेवर में नहीं था। उसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉब्लम जो यूरोपियन यूनियन के जो इंटीग्रेशन में आई थी। जैसे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस था वो काफ़ी एक्सट्रीमली स्लो हो गया था, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज आ रहे थे और ऊपर से मतलब डिसीजन लेना सभी के एकदम आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मेंबर होंगे तो सभी का अलग अलग ओपिनियन होगा, है ना। तो डिसीजन बहुत काफ़ी स्लो हो गया। एंड ऑल द रेफरेंडम हैव बीन क्लोजली फॉट, मतलब जैसे अगर हम ब्रेग्जिट के बारे में बात करें तो देखो 48.9, मतलब एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो ये है कि मतलब ब्रेग्जिट को मतलब ब्रिटेन को एग्जिट नहीं होना चाहिए। और 51.1 मतलब ब्रेग्जिट जो ब्रिटेन है उसको एग्जिट होना चाहिए। ओके, तो इतना क्लोजली फाउट, अभी हम फिर से कराते हैं तो 51 यहाँ पे आ जाएगा, 48 यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ऐसा क्लोजली फाउट होता था। एंड उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में नेशनलिज्म का कंसेप्ट आता था, स्टिल ऑपरेट। ओके, रशिया कभी नहीं चाहता था कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो यूरोपियन यूनियन का। और साथ ही ब्रेग्जिट हैड ब्रॉट फर्दर चैलेंजेस, उसके अपने खुद के अलग चैलेंजेस थे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इसका स्टिल इवोल्यूशन चल रहा है। एंड साथ ही इनके जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट है यूरोपियन यूनियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखो, अब कोई कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना बाउंड्री का, तो यहाँ पे ना जो दो स्टेट्स होते हैं ना वो एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन, है ना, वो एक डिसीजन लेगा, उनको मानना पड़ेगा।
मतलब लीगल इंटीग्रेशन एक तरीके से, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कोर्ट में जाना, एंड जो थर्ड पार्टी डिसीजन देगी उसको माने रखे जाएंगे। अब देखो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के अगर हम रिलेशन देखें तो देखो इंडिया और रिलेशनशिप है ना यूरोपियन जो इकोनॉमिक कमेटी है उनके साथ, तो 1963 में एक जीएसपी लेके आए थे, कंसेप्ट जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसमें ड्यूटी फ्री ट्रेड रखा गया था। ओके, मतलब फैसिलिटी दी गई थी कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे। हालांकि 1960 में ना इनके रिलेशंस स्टार्ट हो गए थे, और इंडिया फर्स्ट कंट्री रहा था डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके साथ रखने में, तो टू इनकरेज एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज ऑन सिलेक्टेड आइटम्स। ओके, ड्यूटी फ्री जीएसपी में। एंड कॉपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक, जैसे यूरोपियन यूनियन का स्टेबिलिटी रखने में काफ़ी लार्जर रोल है, ऊपर से ट्रेड एंड कॉमर्स में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, हाई एंड टेक्नोलॉजी एरियाज में। अगर हम थियोरेटिकल पोर्शन पे चलें तो देखो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशंस डेट बैक टू अमॉन्ग early 1960s, with India being among the first countries to establish diplomatic relations with EEC, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी। ठीक है, ईईसी का मतलब यहाँ पे ये है। ऊपर से देखो जो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन शेयर्स वेरियस कॉम्प्लीमेंटरीज लाइक डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एक्सेट्रा। In initial years, EEC extended the facility of generalized GSP, generalized system of preference, to third countries to encourage export from these countries. Okay, and under GSP facility, duty-free trade on certain items, okay, selected items was provided. Then, according to India's present Foreign Minister Dr. Jaishankar, we live in a rebalancing multipolar world. Okay, and both India and European Union should aim to build for compact relationship to engage with the new reality. In today's fragmented world, the power of any aspiring global players depend on number and quality of its bilateral relationship and multilateral relationship. In this context, European Union is a useful partner for India. At the same time, European Union also needs a strong partnership with India to meet its leadership objective of becoming a global actor and tackling climate change, है ना। इसके बाद एरियाज पे अगर आ जाए, एरियाज ऑफ ऑपरेशन, तो जियो स्टेटिक्स एरिया पे भी, एंड साथ ही जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस में भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा है। जैसे चाइना एग्रेसिव बिहेवियर हम देखें तो कंपेयर बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू रियलाइज दैट सिग्निफिकेंट इंगेजमेंट बिटवीन द टू इन इम्पेरेटिव। And India has been described by the number of European Union leaders as one of the key partner of EU in Asia, and European Union considered India as an important partner in its Indo-Pacific strategies, and EU believes that India is essential for bringing peace and stability in this region, and both India and European Union want to rule based on the order, just like maritime freedom and freedom of navigations over flight, Indo-Pacific region, and in a defense and security cooperation, European Union and India have agreed to strengthen cooperation, work towards the tangible outcome on shared objectives like counter piracy, counter terrorism, counter radicalism, cyber security, etc. Okay, and both India and European Union are also cooperating for counter piracy operation. Okay, and economic cooperation. European Union as a bloc of 77 country, including Britain, you can say 28 countries, but in 2020, Brexit, and India's bilateral trade with the European Union amount to $115 billion, and European Union is the largest foreign investment investor. Okay, in India since 2000, foreign direct FDI, the foreign direct investment inflow from European Union to India, valued at $109.55 billion, and India European Union developed cooperation takes place in vital areas of health, education, poverty reductions, water sanitation, etc.
Both India and European Union are cooperating to combat climate change through the framework of Clean Energy Climate Change Partnership in 2017. And what is the issue in bilateral ties with the European Union and India? So India's continued purchase of crude oil from Russia. This is a important issue. Okay, and also India European trade stand now where compared to China European Union trade, like China means China, and different perception, like sweat labor use, child labor, old age person use. Okay, and लेबर लॉज इन्वायरमेंटल लॉज राइट्स, आई मीन अगर हम देखें डिफरेंट परसेप्शन, जैसे वो बोलते हैं यहाँ पे गेहूं में रूबेल्स वायरस है। ओके, चाइल्ड को यूज किया जाता है, उनका खून पसीना इसमें मिला रहता है, ये वो, मतलब एक तरीके से ना यूरोप का हमेशा माइंड रहा है कि ये ना कुछ ऐसा ऊट पटांग सोचने का। अगर आप देखें तो जैसे लेबर लॉस के लेके अलग अलग, एनवायरनमेंट को लेके अलग अलग लॉस राइट्स हैं, है ना। बट हालांकि ना इन लोगों ने किया क्या है, इन लोगों ने किया तो यहाँ से ही लूट के है ना, कॉलोनिज्म से ही तो लूट लूट के पैसा बनाया है। अब वो अलग अलग थिंकिंग करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है ना। और इसी गेहूं को अपन खा के अपन भाई इतने बड़े हुए हैं, और उसी गेहूं को बोलते हैं ये लोग कि इसमें रूबेल वायरस है ना। तो ये सारी चीजें इनका माइंड सेट है इनका। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।